कानून में भी ज़ुबान की वसअत, ज़ुबान की बारीकी, ज़ुबान के ऊपर अबूर जो है वो इंतहाई अहम है ही ये प्रिसिशन की ज़ुबान। और जिसको ज़ुबान से और पढ़ने से और किताबों से लगाव हो तो अमूमन उसको दोनों से लगाव होता है। देखिए, लॉ एक टूल है जो कि टूल ऑफ गवर्नेंस भी है, लेकिन एक टूल ऑफ कंट्रोल भी है। अगर एक माशरा तालीमी तौर पे तरक्की नहीं कर रहा तो वो कवानीन भी एक ढांचे के तौर पे रह जाएंगे। सन 2001 में ख्याल आया कि कानून की तालीम ही असल मसला है। जिस हर मुल्क की अपनी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं जिससे पढ़ाया जाता है। आप किसी से मांग के नहीं किताब पढ़ा सकते ना। कि एक यूनिवर्सिटी का निज़ाम चलाने के जो सुनहरी असूल हैं वो पाकिस्तान में तकरीबन किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। सारी दुनिया के हमारे सामने सिस्टम्स हैं कि यूनिवर्सिटी को कैसे चलाना है। इसको फैक्ट्री की तरह नहीं चला सकते आप। हमारे यहाँ एक कहावत है, बाअदब बामुराद बेअदब बेमुराद। कि हम कानून को जिस तरह से देखते हैं वो ए हिस्टोरिकल भी है, यानी उसमें तारीखी नुक्ता नज़र नहीं है, और डी कंटेक्चुअलाइज भी है कि हम सियाको सबाक को इग्नोर कर देते हैं। हम आप एक ही चीज़ के लिए 3 सेक्रेटरी जो है महकमे के उससे बात कर रहे हैं। जब किताब वो खूबसूरत चीज़ है जो कि हर किस्म का नुक्ता नज़र, हर खित्ता और हर अहद कर सकते हो। और हर अहद बिल्कुल आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। आला अदब जो है वो ज़ाहिर है फिर आला अक़दार की भी बात करता है, आला तमद्दुन की भी बात करता है वो। Hello and welcome to another episode of Time Slow podcast. Today we have with us Dr. Usama Siddiq Saab. Dr. Usama Siddiq Saab, thank you so much for giving us your time. कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे रब्ता किया। यू वेरी वेलकम। बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र। सर, आपने आपकी बड़े डाइवर्स फील्ड्स हैं। आपने लॉ में भी काम किया, आप MBA हैं, और भी आपने रिसर्च में फिक्शन भी लिखा। तो मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि लॉ एंड या लिटरेचर, हाउ आर दे रेलेवेंट? देखिए, दोनों का इन्हिसार ज़ुबान पे है। कानून में भी ज़ुबान की वसअत, ज़ुबान की बारीकी, ज़ुबान के ऊपर अबूर जो है वो इंतहाई अहम है ही ये प्रिसिशन की ज़ुबान। और जो अदब है या लिटरेचर है वो भी ज़ाहिर है ज़ुबान का खेल है सारा। दूसरा इनके अंदर ताल्लुक़ ये है कि दोनों का ताल्लुक़ इंसानों से और इंसानी माशरे से है। कानून के ज़रिए हम इंसानी माशरे को गवर्न करते हैं, उसके अंदर निज़ाम लेके आते हैं। अदब हमेशा से एक ज़रिया रहा है इंसान को और इंसानी माशरे को समझने का। और अगर हम दकियानूसी तरीके से कानून को ना देखें तो कानून का मकसद भी लोगों के लिए अफादियत पैदा करना, उनके लिए कोई फ़ायदा पैदा करना है। अगर ऐसे है तो और लिटरेचर जो है वो भी माशरे को और इंसान की ज़िंदगी को देखता है, तो बहुत से इनके अंदर राब्ते हैं। और बल्कि एक ज़माने में और अभी भी जो आपके बहुत बड़े कानूनदान थे उनका मुतालिया बहुत वसी होता था और उन्होंने अदब पढ़ा होता था और वो अदब से सीखते भी थे और ज़ुबान पे अबूर भी हासिल करते थे। और जो अदब है उसके अंदर भी आपको बहुत सा ऐसा बड़ा अदब मिलेगा जिसके अंदर कानूनी मामलात या इंसाफ, चूँकि कानून तो एक टूल है ना, कानून किसी चीज़ के हसूल के लिए है, वो क्या है, इंसाफ है। तो ये बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं जो कि दोनों चीज़ों के अंदर हैं। और जिसको ज़ुबान से और पढ़ने से और किताबों से लगाव हो तो अमूमन उसको दोनों से लगाव होता है। तो सर, अगर देखा जाए फिर तो जो लॉ है और लिटरेचर है वो साइड बाय साइड चल रहे थे हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो। लेकिन लिटरेचर का हमारी सोसाइटी में या ओवरऑल एक डिक्लाइन हुआ, तो फिर लॉ पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? देखिए, लॉ एक टूल है जो कि टूल ऑफ गवर्नेंस भी है, लेकिन एक टूल ऑफ कंट्रोल भी है। मैंने जो बहुत सी तहकीक की है वो नौआबादियाती निज़ाम के कानून पे की है, कॉलोनियल लॉ पे। ठीक है। और उस कानून का अभी तक हम पे असर क्या है। सो देखें ना, ये एक लैंग्वेज ऑफ डोमिनेशन भी हो सकती है। सिमिलरली एक लैंग्वेज ऑफ एम्पावरमेंट भी है, ये आपको ताकत भी देती है। आप सारी दुनिया की ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स को देखें तो वो जो हैं वो कानून की ज़ुबान ही इस्तेमाल करती है ना। ये अब आप अगर आप उस ज़बान को मुस्बत तरीके से और एक मजबूती से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप उससे लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकते हैं। तो अब ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट है जिसके अंदर आइन है और जिसमें कवानीन है, उसमें ज़ाहिर है कानून का तो एक रोल रहेगा। वो कानून कितनी अच्छी तरीके से लिखा जाता है, कितनी अच्छे तरीके से उसकी तशरीह होती है और आगे चलाया जाता है, इसका इन्हिसार माशरे की तालीम, माशरे के शऊर और माशरे का अपने मसाइल को बारीकी से समझने पे है। अगर एक माशरा तालीमी तौर पे तरक्की नहीं कर रहा तो वो कवानीन भी एक ढांचे के तौर पे रह जाएंगे, ठीक है ना। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन के अलावा उसका सब्सटेंस ही नहीं होगा ना। मेरा मतलब है, अगर आपके यहाँ कानून की किताबें नहीं लिखी जा रही,
अगर आपके यहाँ जजों की जो ट्रेनिंग है उस मेयार की नहीं है, वकला का मेयार वो नहीं है, तो फिर आपके कानून में नुक्स होंगे, उन नुकाइस का लोग फ़ायदा उठाएंगे। ज़िंदगी की पेचीदगी को कैप्चर करने के लिए जितना सोफिस्टिकेटेड कानून आना चाहिए वो नहीं आएगा, आपके यहाँ गैप्स होंगे। जिन माशरों में तालीम पे तवज्जो दी गई है, फिर वो हर चीज़ में उस चीज़ को बेहतर तरीके से, एक चीज़ होती है जो ढांचा रह जाती है और एक चीज़ होती है जो पूरी अपनी शक्ल में होती है। तो जो माशरे का एक जनरल जवाल है, ऑल्दो मैं सिर्फ जवाल की बात नहीं करूँगा, पाकिस्तान में ये एक रिवायत बहुत है कि हम सिर्फ मनफियत की बातें करते हैं, तो मैं कुछ मुस्बत बातें भी करूँगा आगे जब मौका आएगा। चूँकि कौमों को बनने में वक्त लगता है, तारीख का जो धारा है ना वो बड़ा लंबा चलता है। तो इसी माशरे में जिसमें बहुत से मसाइल हैं, कुछ मुस्बत चीज़ें भी हैं। लेकिन जहाँ तक बहुत बड़े मसाइल का ताल्लुक है, तो हमारी कानून की जो तालीम है, जिस पे मैंने कुछ काम किया है पिछले सालों में, हमारे यहाँ जो कानून की तहकीक की सूरत हाल है, और हमारे यहाँ जो जनरली अदब और पढ़ने के रुझान में कमी है, वो वाकई बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्री है। हम जो मर्ज़ी बातें कर लें, ये जो हमारी इस वक्त की मुआशी सूरत हाल है और जो हम सारी दुनिया से पैसे हमें मांगने पड़ते हैं, उसकी वजह यह है कि हमारी यूनिवर्सिटियों की हालत दिगर गूं है। हमारे यहाँ तालीम याफ्ता और हुनरमंद लोगों की क्वालिटी, तो फिर ऐसे लोगों को लोग एक भेड़ों के रेवड़ के तौर पे ही ट्रीट करते हैं ना, जहाँ पे ना तहकीक है, ना टेक्नोलॉजी है, ना किताब है। आप गुफ्तगू का मेयार देख लें पॉलिसी पे, कानून पे, वो बहुत हाई होना चाहिए इतने अहम मुल्क के लिए, जहाँ इतनी आबादी है, जहाँ इतने वसाइल बहरहाल हैं। तो हाँ, दोनों का ताल्लुक है। तो दोनों के हालात को इतने अच्छे नहीं है, ना अदब के और ना कानून के। सर लम्स में आपने पढ़ाया और आपने लॉ स्कूल की बुनियाद डाली, तो आपने कौन सा डिफरेंट तरीके से वहाँ पे लॉ की एजुकेशन को प्रमोट किया और क्या इनिशिएटिव्स लिए दैट वर डिफरेंट दैन जी अदर्स? बिल्कुल, ये अहम बात है, चूँकि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और अभी इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो जब मुझे और मेरे रफ़क़ा को सन 2001 में ख़्याल आया कि कानून की तालीम ही असल मसला है जिससे तमाम कानूनी निज़ाम के ऊपर असर पड़ता है, तो लम्स में उस वक्त एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम था जो शुरू हुआ था और नया नया था। उसके अंदर मैं 2 कानून के मज़मून पढ़ाता था। 3, 4, 5 चीज़ों का हमें फ़ौरी एहसास हुआ जब हमने एग्जिस्टिंग कानून या एजुकेशन को देखा। एक तो ये कि हमारी जो लॉ फैकल्टीज़ हैं उसमें फुल टाइम फैकल्टी नहीं है। ये वो वकला हैं जो आके पढ़ाते हैं और फिर वो वकालत करते हैं। अच्छा, उनकी अपनी अफादियत है। कानून की ट्रेनिंग एक प्रैक्टिकल डायमेंशन भी है। सो ये बहुत अहम है कि कुछ उसमें से सब्जेक्ट ऐसे लोग पढ़ाएं जो प्रैक्टिशनर्स हैं। लेकिन अगर आप सारी दुनिया को देख लें जिन्होंने तरक्की की है और जिनका कानूनी निज़ाम सोफिस्टिकेटेड है, उधर लॉ के ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जिनका ओढ़ना बिछोना रिसर्च है। वो किताबें लिखते हैं, वो कानून की तशरीह करते हैं, वो नए नए रास्ते बताते हैं जिससे माशरे की बेहतरी हो, और बाकायदा जुडिशरी उनकी किताबों और उनकी बातों के ऊपर अमल दरामद कराती है, उनको बुलाती है, उनसे सीखती है। बल्कि गवर्नमेंट्स जो है उनको हायर करती हैं। ये अमेरिका में तो आम रिवाज है। तो यहाँ पे वो नहीं था। तो होता क्या है कि जब भी आप, तो एक तो ये मसला था, तो वो नहीं थे। पूरे मुल्क में गिनती के कुछ लोग होंगे और गिनती की किताबें होंगी। दूसरा, किताबें लिखना बहुत ज़रूरी था। तीसरा, हमारा करिकुलम, ठीक है ना, हमारा कानून जो है ना वो एक हाइब्रिड कानून है। कुछ वो इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है, कुछ अमरीकी लॉ से उसमें इंस्पिरेशन आई है, कुछ उसमें इस्लामिक लॉ की झलक है, कुछ हमने खुद चीज़ें की हैं। हर मुल्क की अपनी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं जिससे पढ़ाया जाता है। आप किसी से मांग के नहीं किताब पढ़ा सकते। सिमिलरली आप सिर्फ केस लॉ के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। तो एक लॉ स्कूल का हम ऐसा चाहते थे जहाँ पे किताबें लिखी जाए, जहाँ पे पाकिस्तान पे रिसर्च हो, हमारे मसाइल को सामने देखते। तीसरा जो इसमें इशू था, सो करिकुलम की रिफॉर्म, परमानेंट फैकल्टी की रिफॉर्म, रिसर्च ओरिएंटेड फैकल्टी की रिफॉर्म, ऐसा लॉ स्कूल जिसमें किताबें हों। फिर वो लॉ स्कूल पॉलिसी के मामलात पे बात करे, वो अपने किसी आइवरी टावर में ना बैठा रहे, वो ये बात करे कि मुल्क की ये नई पॉलिसी और नया कानून क्या होना चाहिए, चूँकि वहाँ एक्सपर्टीज़ है, सरकार को भी ज़रूरत होती है। फिर जिस चीज़ को हम कहते हैं पेडागॉजी, पढ़ाने का तरीका, हमारे यहाँ पढ़ाने का तरीका अक्सर जगह दकियानूसी है। पुराने लेक्चर नोट्स, कोई आ गया उसने लेक्चर दे दिया। हमने सोक्रेटिक मेथड लेके आए, केस फ्लो मेथड लेके आए कि जैसे शुरू में हार्वर्ड लॉ स्कूल से शुरू हुआ कि केस लिखा जाएगा, एक प्रॉब्लम सेट होगा, ताकि अगर आप शागिर्द हैं ना तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। लॉ जो है एक लिहाज से प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एक ख़ास तरीके से सोचने का। फिर हमने एक और सो वो पेडागॉजी की हमने तब्दीली की कि क्लास में लेक्चर भी है, प्रेजेंटेशंस भी हैं, क्लास पार्टिसिपेशन भी है। शागिर्द जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक तरीके से नहीं परखा जा रहा, कई तरीके से परखा जा रहा। फिर जो आपका करिकुलम है उसमें नए नए सब्जेक्ट्स आए जो दुनिया के लिए अहम है, टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन राइट्स है, प्रैक्टिकल साइड भी सिखाई जाए, थ्योरेटिकल साइड भी। सो करिकुलम बिल्कुल चेंज कर दिया हमने, पेडागॉजी चेंज कर दी।
और इम्तहानी सिस्टम को भी चेंज कर दिया कि सिर्फ सालाना पर्चा नहीं होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ों का असर ये हुआ कि उस ज़माने के जो गवर्नर थे और जो एचईसी इन चीज़ों को देख रही थी, उन्होंने ये सिस्टम और जगह भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। फिर हम 5 साल का लॉ का प्रोग्राम लेके आए। हमने कहा कि ये 3 साल का लॉ फ़ौरन आप पढ़ नहीं सकते, आप अच्छे वकील या अच्छे जज नहीं बन सकते अगर आपको कानून के अलावा भी कुछ की डिसिप्लिन्स का ना पता हो, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का ना पता हो, हिस्ट्री का ना पता हो, लिटरेचर का। तो हमने 2 साल उनको ऐसे किया कि हमने जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ये कोर्सेज थे ना वो पढ़ाए, फिर 3 साल लॉ। फिर ये कि लॉ की क्लासेस में सिर्फ लॉ के स्टूडेंट नहीं बैठेंगे, क्रॉस लिस्ट करेंगे आप, बिजनेस स्कूल का भी बैठ सकता है, पॉलिटिकल साइंस का। मुझे बतौर उस्ताद पढ़ने का भी मज़ा आता था, और चूंकि क्लास पार्टिसिपेशन पे बेस थी, तो वो जो क्लास में बात करते थे उससे भी म्यूचुअल लर्निंग थी। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें करनी बड़ी मुश्किल है। हमने इसके लिए पॉलिसियाँ लिखी, बड़ी मेहनत से फैकल्टी हायर की, हमने करिकुलम बनाए, हमने बार काउंसिल से इजाज़त ली, हमने इंटरनेशनल रिसर्च के पैरामीटर्स बनाए। वो एक लंबी कहानी है। मुझसे अगर पूछा जाए तो अभी भी ये सारा निज़ाम जो हम लम्स में लेके आए सबसे इनोवेटिव निज़ाम है पाकिस्तान में। जहाँ इसे पहुँचना चाहिए अभी ये नहीं पहुँच पाया, जो कि हमारा अलमिया है तकरीबन हर इदारे में, जो कि एक अलग बहस है। बट बहरहाल ये इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा जो रुझान कानून के अलावा दूसरे मज़ामीन की तरफ भी है, और मेरे रुफ़का का जो कि हम ख्याल है वो किस तरह से फिर इस चीज़ में मुनक्किस हुआ कि हमने ऐसा बनाया। अच्छा, जो हमारी शुरू की क्लासें निकली तो वो मार्केट में जब गई तो वो फ़र्क साफ जाहिर था उन लोगों का, और उनको बहुत सराहा गया, और उनमें से बहुत से लोगों ने बड़ा फ्लरिश किया बतौर वकला, बतौर पॉलिसी पीपल। कुछ सहाफ़त में चले गए, कुछ बाहर चले गए, कुछ ने मास्टर्स और पीएचडी की, सो अगली खेप भी तैयार होनी शुरू होगी ताकि वापस आए। लेकिन किसी भी इदारे को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का अपना कल्चर और उसके ऊपर जो लोग बैठे हैं उनकी विजन भी ज़रा थोड़ी ऊंची और लंबी हो। अगर आप अपनी यहाँ की यूनिवर्सिटियों से मुकाबला करके खुश होकर बैठ जाएंगे तो बात नहीं है। आपको सोचना है हमने एशिया में कहाँ पहुँचना है, हमने दुनिया में कहाँ पहुँचना है। ये जोहद मुसलसल है, आप स्टैगनेट नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ स्टैगनेशन आ जाती है, वो एक और इशू है, उसको भी देखेंगे किसी दिन कि उसको किस तरह टैकल करना है। बहरहाल मुझे खुशी है कि मैंने काफ़ी सारे साल उस इदारे को दिए, और उसके नतीजे में एक ऐसी चीज़ बनी जिसको हम और जगहों के ऊपर भी रेप्लिकेट कर सकते हैं, और जिन बुनियादों के ऊपर हम अभी भी एक बहुत मजबूत इमारत खड़ी कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रोसेस जारी है, अभी बहुत रास्ता है। कौन से और नेक्स्ट जो चीज़ें हैं देखिए, गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के, मैंने गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स पे बहुत काम किया। अच्छा। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की मैंने जो चीदा चीदा प्रिंसिपल है ना कि एक यूनिवर्सिटी का निज़ाम चलाने के जो सुनहरी असूल हैं, वो पाकिस्तान में तकरीबन किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर किसी मालदार शख्स ने किसी यूनिवर्सिटी को पैसे दिए हैं, जो बहुत अच्छी बात है, उस मालदार शख्स और उसके ख़ानदान को उस यूनिवर्सिटी से अल्टीमेटली ला ताल्लुक़ हो जाना चाहिए। वो उनकी ज़ाती तो कोई जगह नहीं है, चूँकि एक यूनिवर्सिटी सिर्फ पैसे से तो बनती नहीं। बहुत से उस्ताद, बहुत से लोग जिन्होंने आके यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया है, उनको बहुत तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन वो किसी जज्बे से आए। उसके बाद स्टूडेंट्स भी स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं, वो पैसे भी देते हैं। सो पैसा मसला नहीं है, पैसा मिल जाता है, पैसा रेज हो जाता है। पैसे को इस्तेमाल करके ब्रिक एंड मॉर्टर की इमारत भी खड़ी हो जाती है। यूनिवर्सिटी इन चीज़ों से नहीं बनती। यूनिवर्सिटी अपने एकेडमिक कल्चर से बनती है, यूनिवर्सिटी उन लाइक लोगों से बनती है जो वहाँ पढ़ते और पढ़ाते हैं, जो अपना राब्ता रखते हैं कई सालों तक। अब अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जिनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडाउमेंट हैं, जिन लोगों ने शुरू में कायम की थी, उनके ख़ानदान का कहीं नाम भी नहीं है, बहुत से और लोग आ गए। अच्छा, ऊपर गवर्नेंस प्रोफेशनल लोगों के हाथों में होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसमें एकेडमिक्स का हाथ होना चाहिए। सारी दुनिया के हमारे सामने सिस्टम्स हैं कि यूनिवर्सिटी को कैसे चलाना है। इसको फैक्ट्री की तरह नहीं चला सकते आप। ये चलाना वैसे भी मुश्किल काम है, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में अमूमन जो लोग होते हैं बड़े ज़हीन लोग होते हैं। ज़ाहिर है, जिन्होंने पीएचडी की हुई है अपने फील्ड में, उनको आदत नहीं होती मुलाजमत की, ना आप उनको मुलाजिम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वो तो स्टेक होल्डर्स है ना। जिस दिन उस्ताद को वाकई इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी किसी सनतकार के मुकाबले में बराबर या उससे ज़्यादा, जो कि है बाकी दुनिया में। जो यहाँ पे पहले था, एक ज़माना था, हमारे बोलते हैं कि था 50 और 60 की दिहाई में। मेरे वालिदैन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के से फारिग तहसील हैं, जिस वजह से मैं भी वहाँ गया, और उसकी रिवायात बड़ी ज़बरदस्त हैं, लेकिन पढ़ाई का मेयार बाकी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की तरह ज़ाहिर है नीचे गया। तो वहाँ पे असातिज़ा ऐसे ऐसे थे जो लेजेंडरी असातिज़ा माने जाते थे, और उनका माशरे में वो तशख़्ख़ुस भी था। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ अब नहीं है। मुझे अपनी उस्ताद की पहचान के तौर पे बहुत इज़्ज़त मिलती है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ लिखते हैं, किसी स्टूडेंट ने पढ़ी हुई है, या अगर आप सोशल मीडिया पे भी कोई
गहरी बात करते हैं तो लोग उसको वक़्त देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, और लेकिन अभी इससे बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपके जो स्कॉलर्स हैं, अच्छा स्कॉलर्स की भी ज़िम्मेदारी है कि वो फिर अपने अंदर वो स्किल सेट पैदा करें, टाइम निकालें ताकि वो अपनी नॉलेज को पब्लिक में भी डिसेमिनेट करें, और अपनी एकेडमिक ज़ुबान में तो लिखें लेकिन एक आम फहम ज़ुबान में भी बात करें, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लोगों को बताएं। तो ये हमें एक कल्चर जो है ना, हमारा कल्चर जो पॉपुलर कल्चर है ना, इसमें एक ख़ास किस्म की बहुत सतही सी जो तफरीह है, वो वाले लोग बहुत ज़्यादा हो गए। अच्छा, सतही जो तफरीह होती है वो सारी दुनिया में होती है, कोई बात नहीं, हम सबको हंसने का शौक़ है, और भांडपने में भी कोई हर्ज नहीं है, बल्कि एक आर्ट है अगर अच्छे ज़ौक़ से किया जाए। लेकिन संजीदा और इल्मी और साइंसी और बाशऊर गुफ्तगू को आप ख़त्म कर देंगे तो फिर एक आप देख लें क्या बनेगा। अच्छा, ये बाशऊर जो हम बात कर रहे हैं गुफ्तगू, क्या हमारे सब कॉन्टिनेंट का हम वैसे हर चीज़ जो है वो ब्लेम कर देते हैं कॉलोनियल पीरियड में, लेकिन क्या इससे पहले ये हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग थी? नो, आई वुड नॉट लाइक टू गो टू 5000 ईयर्स अगो, या जो सिविलाइजेशंस थी यहाँ की इंडस वैली की, उसके बाद से जो चाहे मुगल टाइम से या उससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो क्या ये चीज़ें पहले एग्जिस्ट कर रही थी? देखें, उसका मुआजना आप आजकल के ज़माने से तो कर नहीं सकते। अगर 17वीं सदी में यहाँ पे कोई निज़ाम था तो आप उसका मुआजना 17वीं सदी के निज़ाम यूरोप में करेंगे या मशरिक़ वुस्ता में करेंगे, ठीक है ना, चूँकि एम्पायर की किस्में होती हैं, हर ज़माने में अपने मुताबिक होता है। अगर तो हम मुगलिया अहद को इस तरह से परखना शुरू कर दें कि उन्होंने कोई नेशनल यूनिवर्सिटी करिकुलम बनाया, तो ज़ाहिर है वो तो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन दारुल उलूम थे, इल्म की बेतहाशा सताइश भी थी, चाहे वो नौरतन थे, चाहे आर्ट की सताइश थी, चाहे आर्किटेक्चर के मैदान में अचीवमेंट्स थी। जहांगीर की तो उसके जहांगीरी पढ़ें तो उसकी इल्म दोस्ती का बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है। एक एम्पायर के तौर पे ये एक एनलाइटेंड एम्पायर था, और माशी तौर पे बड़ा मजबूत एम्पायर था। बाकी एम्पायर एम्पायर होता है, उसमें हाकिम होता है, महकूम होता है। नेशन स्टेट तो अभी आई नहीं थी, इंसानियत में कहीं भी नहीं आई थी। तो दूसरी बात यह है कि नौआबादियाती निज़ाम से जो धचका लगता है ना किसी सिस्टम को, उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपकी ज़ुबान आपसे ले ली जाती है, आप पे एक ज़ुबान मुसल्लत कर दी जाती है। आज उस आप अपनी ज़ुबान में बेतहाशा लिटरेचर है उर्दू में, चूँकि मेरा उर्दू से भी शगफ़ है, पंजाबी से भी है। अब आप उस ज़बान को जब सेकंड रेट ज़ुबान बना देते हो, और आप एक ज़ुबान लेके आते हो जिसमें आप सबको एक जैसा मौका भी नहीं देते, और माशरे में इज़्ज़त की और वक़्त की वजह अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी का तलफ़ुज़ बन जाता है, क्लासेस फिर उसी तो बेसिस क्लासेस बनती हैं, गुलामाना ज़हनियत बनती है। लेकिन अब हमें ज़ाहिर है हम सिर्फ उसका रोना नहीं रो सकते। हमें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आज़ादी के बाद ये फ़ैसला कर देना चाहिए था कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों का हमारे यहाँ पे क्या रोल है। मुझसे पूछें तो क्या इसके अंदर कोई किसी ने हमें मना किया है कि हम 3 ज़ुबानों में दस्तरस हासिल करें? बाकी दुनिया में देखें, बाइलिंगुअल ट्राइलिंगुअल होने का फ़ायदा है, मुझे तो है, मैं ट्राइलिंगुअल हूँ, आप भी हैं, हमारे ये दोस्त भी हैं। तो अंग्रेज़ी में सारी दुनिया का अब इल्म है, चूँकि हमने तुर्की और इंडोनेशिया और थाईलैंड की तरह ये नहीं किया कि पहले दिन से हम चीज़ों को तर्जमा करना शुरू कर दें। हालांकि पहले तर्जमे का कल्चर था, तो अब हम उधर तक पहुंचने में कि सारी फिज़िक्स को उर्दू में लेके आएँ बड़ा मुश्किल है। तो फिज़िक्स अंग्रेज़ी में पढ़ें। उर्दू आपकी एक माशरती, सकाफ़ती, तहज़ीबी ज़ुबान है, उसमें कल्चर है, और अब सारे पाकिस्तान में पहचानी जाती है, ठीक है, उसका वो रोल है। आपकी इलाकाई ज़ुबान, आपकी मादरी ज़ुबान के अंदर एक बच्चों को सहूलत है, और ख़ास तौर पे देही इलाकों में शुरू में कुछ सब्जेक्ट्स हों, और आपको अपनी इलाकाई तशख़्ख़ुस जो है उसमें क्या एतराज़ है? मुझसे पूछे तो मेरी जो शनाख्त है वो एक ग्लोबल शनाख्त है, ठीक है ना। मैं अपने आप को एक इंटरनेशनल सिटीज़न भी समझता हूँ, हम सबको समझना चाहिए। कितनी चीज़ें हैं जो कि बाहर से आई हैं, हम उसकी कदर करें। और अब हमारे अंग्रेज़ी हमारी ज़ुबान भी है, अब इसको 200-250 साल हो गए ना, अब यहाँ के कानून की तो उसको एम्ब्रेस कर लें। हम अपनी तरह की अंग्रेज़ी बोलते हैं, लिखते हैं, कोई बात नहीं। उर्दू भी हमारी ज़ुबान है, उसमें हमारी कितना कल्चर है, कितनी तहज़ीब है, और मेरी ज़ुबान पंजाबी भी है। तो अब मेरी ज़िंदगी से अगर आप शेक्सपियर निकाल दें तब भी मैं नाखुश हूँ, गालिब निकाल दें तब भी नाखुश हूँ, और बुल्ले शाह निकाल दें तब भी नाखुश हूँ। तीनों को चलाएं और करिकुलम को उसके मुताबिक चलाएं। तो समझना ज़रूरी है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी जुडिशरी, हमारे कानूनी निज़ाम, हमारे तालीमी निज़ाम में कलोनियल निज़म का निज़ाम अभी तक नेगेटिव कहाँ पे, पॉजिटिव चीज़ें रखें। बाकी चीज़ों को आजकल के हालात के मुताबिक तश्कील नौ करें उसकी, ठीक है ना। चूँकि अब आप मगरिब और मगरिब के उलूम के बगैर नहीं रह सकते। इल्म किसी का नहीं होता,
अगर मिडीवल एजेस जिसको कहते हैं में मुसलमान मुफक्किरीन और फ़लसफ़ी ना होते तो आज मगरिब का आज का इल्म ना होता। अगर एंशियंट वर्ल्ड में ग्रीक्स और इजिप्शियंस और असीरियंस ना होते तो मिडीवल एज का वो इल्म ना तो होता। फ्लो करता है ये तो नॉलेज। चलता है ना, तो जो चीज़ जहाँ से आप सीख सकते हैं सीखें और अपने फ़ायदे में लाएं और अपने इर्द गिर्द के लोगों के फ़ायदे में लाएं। ज़ुबान को भी हमने एक मुसीबत बना दी है जो कि एक खूबसूरत चीज़ है। तो मैं जो अब उर्दू में लिखने का मेरा फ़ैसला था उसकी कई वजूहात में से एक ये थी कि उर्दू को ज़िंदा रखना है, नॉट कि मेरे एक छोटे से एफर्ट से ज़िंदा रहेगी लेकिन मैं अपना हिस्सा डालूँ। दूसरा, ये इंतहाई खूबसूरत ज़ुबान है फिक्शनल एक्सप्रेशन के लिए, और अगर आप अपने खित्ते के किरदारों के बारे में लिख रहे हैं तो उसमें एक नेचुरल फ्लेयर है। और तीसरा ये कि हम जो अंग्रेज़ी में भी लिखते हैं उसके अंदर हमारा अगर एक ख़ास असलूब है और ख़ूबसूरती है जिसको बाहर के लोग भी पहचानते हैं, उसमें उसकी वजह यह है कि हम एक से ज़्यादा ज़ुबानें बोलते हैं। तो वो हमारी एक स्ट्रेंथ है। डाइवर्सिटी जो है उसमें नहीं, और वो आपकी लैंग्वेज की जो टोन है ना और उसकी इन्फ्लेक्शन है, मैं एक अंग्रेज़ की तरह तो अंग्रेज़ी नहीं लिखना चाहता, ना लिख सकता हूँ। उसका अपना डायलेक्ट है। ग्रामेटिकल अंग्रेज़ी की बात नहीं कर रहा मैं, स्टाइल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैंने उर्दू शायरी पढ़ी हुई है तो हो सकता है उससे ख़ास किस्म की डिस्टिंक्टिव फील मेरी अंग्रेज़ी में भी आ जाए। ये बात मैंने नहीं की, जिन लोगों ने मुझे पढ़ा है वो कहते हैं कि तुम्हारी जो अंग्रेज़ी है जब तुम फिक्शन लिखते हो तो उसमें एक शायराना रंग है। तो ये तो अच्छी बात है ना, शायराना रंग कहाँ से है? अंग्रेज़ी शायरी मुझे पसंद है पर उसका कोई मुकाबला तो नहीं है उर्दू की शायरी से या पंजाबी की शायरी से। ये बहुत ज़्यादा शायराना ज़ुबानें हैं। तो हमें स्ट्रेंथ लेनी चाहिए। हर लैंग्वेज का हर खूबसूरती है, उसकी खूबसूरती है और उसका एक नॉलेज सिस्टम भी है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात की आपने। कलोनियलिज्म का एक नुकसान ये हुआ कि हमारे जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स थे, चाहे वो तिब के थे, चाहे वो तालीम के थे, चाहे वो फ़िक्र के थे, और उसके साथ सिर्फ नॉलेज सिस्टम नहीं था, एक तहजीब और तमद्दुन था। बिल्कुल। उस्ताद शागिर्द का रिश्ता था, छोटे बड़े का लिहाज था, हमारा नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क था। वो बड़ी अहम चीज़ है। एक चीज़ जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जिसका उन्होंने ख्याल रखना है, हमारे यहाँ एक कहावत है, बाअदब बामुराद बेअदब बेमुराद। ये नहीं है कि बाहर अदब नहीं है, नॉलेज की बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन हमारा एक ख़ास कल्चर है उस्ताद शागिर्द का, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, इसको भी रखना है। तो वो ज़ुबान का ताल्लुक सिर्फ कम्युनिकेशन से थोड़ी होता है, उसका ताल्लुक नॉलेज सिस्टम से होता है, उसका तहजीब से, तमद्दुन से, एक तर्ज ज़िंदगी से। अब मैं आपके सामने उर्दू की बातें कर रहा हूँ बट मैंने जीन्स पहनी हुई है, इसमें कोई तसादुम, कोई तजाद नहीं है। मैं शलवार कमीज़ भी पहनता हूँ, हम कि क्या किन जंगों में पड़े हुए हैं हम। आपको अगर अपनी शनाख्त, अपने खित्ते, अपने तमद्दुन के ऊपर फ़ख्र है तो आप उसके बहुत अच्छे एम्बेसडर बन के काम कर पाएंगे, और जितने आपको ज़ुबानी और जितने उलूम आएंगे उतने आप ज़्यादा पावरफुल होंगे। नहीं तो आप अपने आप को छोटे छोटे डरबों। हुआ क्या है, 80 की दिहाई में आप ये देखिए कि उर्दू के जो बहुत बड़े लिखने वाले थे, और ये बात मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने मुझे इसकी तरफ मतलब उन्होंने इस पर रोशनी डाली तो मेरा जहन इस तरफ गया। आप अहमद फराज को लीजिए, आप अशफाक अहमद को लीजिए, आप फैज़ अहमद फैज़ को लीजिए, आप पहले इकबाल पर चले जाए, नून मीम राशिद, ये सब मल्टीलिंगुअल लोग थे और इनकी फैसिलिटी हर लैंग्वेज में थी और कॉस्मोपॉलिटन लोग थे, दुनिया भी फिरे हुए थे। अब ज़ुबान का ताल्लुक है आपकी क्लास से, वो एक तरफ सिमट के बैठ गए, वो एक तरफ सिमट के बैठ गए, आपस में गुफ्तगू नहीं है, गैप है। ये ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और मैं अगर सराइकी या सिंधी या हिंद को और या पश्तो और पंजाबी बोलने वाले के ख्यालात से आगाह नहीं हूँ, उससे बात नहीं कर सकता, उसकी ज़ुबान को अहमियत नहीं दे सकता, तो आप देख लें कि मैं जो भी लिखूँगा उसमें कितनी हकीकत पसंदी और कितनी इंटेग्रिटी होगी। मैं तो फिर एक एलियन की तरह लिख रहा हूँ ना। तो इंसानों के लिए तो फिर नहीं लिख आप रहे। देखें दुनिया के बड़े राइटर जिस भी खित्ते के हैं, या वो अपनी ज़ुबान में लिखते हैं या अगर अंग्रेज़ी में लिखते भी हैं, वो अपने कल्चर में स्टीप्ड हैं। इस्माइल कदारे है या गैब्रियल गार्सिया मार्केज है या चिनवा अचेबे है। मैंने जान के आपको उन मुल्कों से, मैंने यूरोपियों की बात नहीं की, यूरोपियन लोगों की, ठीक है ना, अपनी ज़ुबान में वो स्टीप्ड हैं, लेकिन वो एक ग्लोबल ज़ुबान, दोस्तोयेव्स्की है, सारे रशियन हैं, लेकिन वो एक ग्लोबल ज़ुबान भी समझते हैं। सो वो अपने खित्ते, अपनी सूरत हाल, अपने ज़माने को समझते हैं, लेकिन उसके बाद वो ऐसी बात करते हैं जो आफाकी होती है। 200 साल गुजर जाते हैं, मैं आजकल रशियन लिटरेचर पढ़ता रहता हूँ, क्या वैल्यू है, एक बंदा 19वीं सदी में लिख रहा था, मैं आज पढ़ रहा हूँ, अभी भी है। आप लोकल को समझ के ग्लोबल की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर आपने लोकल को और कंटेक्चुअल को इग्नोर कर दिया, आप ग्लोबल भी नहीं समझ सकते। अच्छा, कानून में भी यही है, पहले अपने हालात समझें, फिर दुनिया की इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस लें, नहीं तो आप उठा के कोई चीज़ लगाएंगे वो नहीं चलेगी। लेकिन अगर सिर्फ हालात देख की चीज़ बनाएंगे तो वो हालात जैसी होगी, बाहर देखना भी ज़रूरी है। तो दोनों के अंदर ये फिर आप देख लें, अप्रोच जो है ना एक जैसी है, चाहे लिटरेचर हो चाहे लॉ।
सर लीगल रिसर्च जो है, पहले तो लीगल रिसर्च आप ये बताएं कि आपने मतलब कि किस चीज़ में रिसर्च की, जी जी। और पाकिस्तान में रिसर्च कहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही। बिल्कुल। 4-5 किस्म के एरियाज़ हैं जिनमें मैंने काम किया। एक तो बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का एरिया जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। तो एक मेरी किताब इस चीज़ पे है कि आर्टिकल 58(2)(b जिसके तहत 4 दफ़ा गवर्नमेंट तहलील की गई, जो ज़ियाउल हक के ज़माने की 8वीं अमेंडमेंट के थ्रू आई थी और जिसका हमारी जमहूरियत पे एक बहुत नाखुशगवार असर पड़ा। तो मैंने उन जजमेंट्स का बड़ा एक गहराई में होपफुली जायज़ा लिया, जिसमें मैंने फिर ये बात सामने लेके आया कि जब आप आइन की असल शक्ल बिगाड़ते हैं, आप शख्स वाहिद को एक ताकत देते हैं, आप अदलिया के ऊपर बोझ डालते हैं सियासी फ़ैसलों का, तो उससे सियासत भी तबाह होती है, अदलिया भी तबाह होती है और निज़ाम इंसाफ भी तबाह होता है। चूँकि उन जजमेंट्स के अंदर इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस 8-9 साल के अंदर। इसके अलावा मैंने बहुत से जर्नल आर्टिकल्स लिखे हैं जिसमें मैंने जो हेट बेस्ड क्राइम्स हैं उन पे भी लिखा है, टॉर्ट लाइबिलिटी पे भी लिखा है, क्रिमिनल लॉ पे भी लिखा है, ह्यूमन लीगल राइट्स पे भी लीगल आपने काम। एजुकेशन पे लिखा है, ह्यूमन राइट्स पे लिखा है। मैं विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे ह्यूमन राइट्स के बाहर मैंने पढ़ाया भी है और लम्स में भी कोर्स पढ़ाता रहा उस पर। अच्छा, लेकिन जो मेरा पीएचडी का काम था, तो मेरा तब तक जो नज़रिया था ना, नुक्ता नज़र, वो काफ़ी ब्रॉडन हो गया था। मैं अब कानून को सिर्फ कानून के शिकंजे में नहीं देखता, मैं उसको उसकी तारीखी पस मंज़र, माशरती पस मंज़र में देखता हूँ। सो मैंने जो पीएचडी का काम किया वो इस चीज़ पे था कि वो जो आप पहले बात कर रहे थे कि नौआबादियाती निज़ाम में जो कानून आया वो किस तरह से आया, इन द सेंस कि एक तासुर ये है कि जी बड़ा सिस्टमेटिक था, हर जगह एक जैसा था, इंसाफ का बोलबाला अंग्रेज़ के मकसद के लिए था, लेकिन इससे ज़्यादा पिक्चर बहुत ज़्यादा गुंजलक और मुश्किल निकली कि सो कॉलोनियल हिस्ट्री पे जितना भी लिटरेचर लिखा गया वो कानून दानों ने नहीं लिखा। तो मेरा सवाल ये भी था कि वकील सारे और कानूनदान हिंदुस्तान पाकिस्तान के, इन्होंने तो बड़ी खुशी से वो निज़ाम ले लिया, उसको ठीक है, एक्सेप्ट सवाल नहीं किया। पूछा, सिटीजन्स खुश नहीं है, ये क्या था। तो लिटरेचर मुझे मिला सारा इकोनॉमिक हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से। फिर मैं, ये एक एंगल था, तारीखी पस मंज़र से मैंने इसको प्रॉब्लमेटाइज़ किया, नए फ्रेमवर्क्स लेके आया, उसका फिर मैं ताना बाना हालात हाजरा से मिलाना चाहता था। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि आम आदमी का क्या एक्सपीरियंस है। अच्छा, उस पर आप देखें कि अमूमन वकला या लीगल स्कॉलर सर्वे नहीं करते, किताबें देखते हैं, जजमेंट्स। मैंने अपने लम्स के स्टूडेंट्स के साथ आज से 10-12 साल पहले ये जो आपकी सिविल कोर्ट्स हैं, छोटी जजी, यहाँ जाके कई दिन सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू किए कि आप पे क्या बीत रही है, क्या मसला है, ज़ुबान समझते हो, कानून समझते हो, वकील केस समझाता है, जज का सलूक क्या है, एवरीडे। वो जो एक बात हम पहले कर रहे थे ना, लॉ इन बुक्स, लॉ इन प्रैक्टिस, उसमें बड़ा गैप है। फिर इसका तीसरा ताना बाना है, रिफॉर्म का जिम्मेदार कौन है? क्या वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी मेरी भी कोई से है, या कोई एक छोटी सी इलीट करती है? वो कौन है? वो सरकार है, वो ब्यूरोक्रेट है, जज है? हमारे यहाँ एक और बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बात ये हुई है कि बेतहाशा पैसा हमने बाहर से बोरो किया है, लोन्स के नाम पे, ग्रांट्स के नाम पे, लीगल रिफॉर्म्स के लिए। तो क्या वजह है कि वो नहीं, उसका कोई फ़ायदा हुआ? अच्छा, अब इन 3 लेंजेस को लेके फिर मैंने एक किताब लिखी, पहले तो पीएचडी की, फिर वो किताब लिखी जो कैम्ब्रिज से छपी, पाकिस्तान एक्सपीरियंस विद फॉर्मल लॉ एंड एलियन जस्टिस। तो उसके अंदर फिर ये था कि ये आई गेस आजकल जो लिटरेचर अवेलेबल है उसके अंदर ये एक होपफुली मुस्बत इजाफा ये था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसको फ़ायदेमंद पाया, जो उन्होंने मुझे बताया कि अब हम कानून को एक लार्जर हिस्टोरिकल स्ट्रक्चरल बेसिस पे देख रहे हैं। मेरा कहना ही ये था कि हम कानून को जिस तरह से देखते हैं वो ए हिस्टोरिकल भी है, यानी उसमें तारीखी नुक्ता नज़र नहीं है, और डीकंटेक्चुअलाइज भी है कि हम सियाको सबाक को इग्नोर कर देते हैं। हम कोई बाहर से मॉडल ले लिया, ये ले लिया, भाई ये क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्यों आया, कैसे आया, कब आया, अब क्या इफादियत है, कहाँ कमज़ोर है। उसी काम को लेके फिर मैंने काफ़ी काम एक्चुअल प्रैक्टिकल किया, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के लिए हमने एक प्रोजेक्ट के तहत 150 साल में पहली दफ़ा बहुत सी रिफॉर्म्स सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इंट्रोड्यूस करने की कहीं, जिससे केस साइंटिफिक तरीके से, मॉडर्न तरीके से प्रोसेस हो, टाइम कम हो, सस्ता हो। अब ये एक अलग कहानी है कि अभी तक वो उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ, वो अलग कहानी है, ठीक है? लेकिन आप ये देखें कि ये रिसर्च सिर्फ, इसमें फिलोसॉफिकल और एक इंटेलेक्चुअल डायमेंशन अपनी जगह, इसका एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट था, क्योंकि उसको फ्रेमवर्क के तौर पे लेके हम जिस चीज़ पे पहुंचे, उधर फिर हमने मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की। जब हमने ये तमाम सिफारशात कोर्ट को दी तो वो ज़बानी कलामी या वो नहीं थी कि स्वीडन में क्या हो रहा है। हमने मुल्तान की अदालतों से जाके केस फाइलें निकाल के एक एक सफ़ा पढ़ के किस ऑर्डर शीट में क्या हुआ है, हाई कोर्ट का एक एक कागज़ निकाल के कि वो किस तरह से इस निज़ाम को चलाते हैं, डेटा क्या कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्शन क्या होती है, उनका इंतज़ामी सूरत हाल क्या है,
फिर जाके ये इस्लाहात हमने, ठीक है ना। सो लॉ रिफॉर्म के अंदर सिर्फ ये थोड़ी है कि आप अंग्रेजी बोल दें और एक कानून को लेके थोड़ी नोक पलक कर दें। मॉडर्न जस्टिस सिस्टम्स में उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, फ्रेमवर्क, सब कुछ मैटर करता है। और सिस्टमेटिक होता है बिल्कुल ज़रा बिल्कुल होता है। और मैं चूंकि बाकी दुनिया में पढ़ाता हूँ, ईस्ट एशिया में भी पढ़ाता हूँ, बाकी दुनिया में भी, अक्सर ममालिक में वो निज़ाम जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको केस फ्लो मैनेजमेंट कहते हैं, वो आ चुका है। लेकिन हमारे यहाँ अभी तक पूरी तरह वो नहीं आ पाया। सर हिस्टोरिकली अगर आप बात कर रहे थे कि आपने उसको हिस्टोरिकली भी एनालाइज किया कि उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं अभी हमारे करंट जो लॉ है जी उस जी। पे, तो उसमें आपने कौन सी इरेगुलरिटीज देखी? देखिए ना, ज़माना और माशरा बहुत तेज़ी से हमेशा तब्दील होता है। कानून कभी भी उसके पूरा साथ साथ नहीं होता। चाहे आप इंग्लैंड को भी देख लें, उन्होंने भी अपने बहुत से कवानीन रिसेंटली आके मॉडर्नाइज़ किए, और जो कवानीन उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे, उनको यहाँ पे जो है उन्होंने यहाँ पे ज़्यादा इनोवेशंस की थी एक लिहाज से। सो अब चक्कर ये है कि गैप्स हैं एक तो बहुत सारे। देखें ना, आपके 1940 1930 के भी कई कवानीन अभी तक हैं। आजकल मैं इमिग्रेशन के कवानीन देख रहा हूँ तो बहुत से पुराने कवानीन हैं। 19वीं सदी के भी कवानीन हैं। दुनिया तब्दील हो जाती है, माशरे की रिक्वायरमेंट्स तब्दील हो जाती हैं, या फिर ये भी होता है कि एक कानून जब पुराना हो जाता है ना, लोग उसमें से शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं, उनको तरीके आ जाते हैं कि उसको अब्यूज़ कैसे करना है। माशरे का रवैया तब्दील हो जाता है औरतों की तरफ, माइनॉरिटीज़ की तरफ। अब एक ज़्यादा प्रोग्रेसिव अप्रोच है, राइट्स बेस्ड अप्रोच है, वो भी आपने दिखानी है। माशरे में टेक्नोलॉजी आ जाती है, कई नए मसाइल पैदा हो जाते हैं, चैलेंजेस पैदा हो जाते हैं, तो कानून हैज़ टू कीप अब्रेस्ट ऑफ दोज। तो हमारे यहाँ तो कानून साजी या पुरानी है, या मार्शल लॉ के ज़माने में हुई है, या मार्शल लॉ के बाद जो थोड़ी सी आपको ऑक्सीजन मिलती है उसमें जल्दी जल्दी होती है। गवर्नमेंटें गिरती बदलती रहती हैं। मेरा तो रोज़ का ये काम है, जज चेंज हो जाते हैं। आप एक ही चीज़ के लिए 3 सेक्रेटरी जो है महकमे के उससे बात कर रहे हैं, 4 महीने बाद तबादला हो गया, जज साहब का टेन्योर ख़त्म हो गया, फिर नया बंदा आ तो गया। फिर नया बंदा आ गया, नई टीम आ गई, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कोई नहीं है, तो इस्लाहात कैसे होंगे? ये एक बहुत बड़ा मसला है। ओनरशिप होनी चाहिए। जो इदारा एक चीज़ शुरू करे वो इदारे के तौर पे उसको लिया जाए। अगर एक शख्स वाहिद तब्दील हो भी जाता है तो बाकी निज़ाम चलता रहे। अगर आप लोगों को किसी अहम पोजीशन में लेके आ रहे हैं तो उनको टेन्योर की सिक्योरिटी दें। ये तो बुनियादी बातें हैं ना। दूसरा ये है कि इन तमाम इदारों के अंदर अब मेरिट बेस्ड टेक्निकल अपॉइंटमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। मसलन अगर आप हमारे कोर्ट्स को देख लें जो करोड़ों की आबादी को इंसाफ देते हैं, तो उसके अंदर जो आपको लोग नज़र आते हैं स्टाफ के तौर पे, वो नायब कासिद और बहुत से इस तरह के अनट्रेंड किस्म के लोग हैं। आपके पास एक पूरा कंप्यूटर सेल हो जो कि प्रोएक्टिव कंप्यूटर सेल हो, सिर्फ प्रिंट आउट लेने वाला ना हो। आपके पास डेटा के लोग हों जो कि डिसएग्रीगेटेड डेटा कलेक्ट करके फोकस करें कि शकरगढ़ में कितने केस रुके हुए हैं, किस नौइयत के रुके हुए हैं, किस स्टेज पे रुके हुए हैं, उसके मुताबिक एक फ्रेमवर्क बने, अहकामात जारी हों, केस फ्लो चले। ये तो बुनियादी मसला। लेकिन हमारे चूंकि अदलिया और ये तमाम इदारे जो हैं वो मैनेजमेंट और इन चीज़ों को नहीं उनको पता, तो कोई बात नहीं, उनका ये काम नहीं है, लेकिन वो हायर कर लें। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि ये सब कुछ मेरी सवाबदीद है और आप 21वीं सदी में अदलिया चला रहे हैं, लेकिन आप चला रहे हैं 19वीं सदी के लिहाज से। ऑल दो 19वीं के सदी वाले इससे ज़्यादा इनोवेटिव थे, मेरे पास उसकी भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। वो तो 19वीं सदी के लिहाज से इनोवेटिव थे, तो हम 21वीं सदी में तो हमें अच्छा यही चीज़ आपकी तकरीबन हर महकमे में, क्योंकि कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसके साथ हर जगह मेरा ताल्लुक। रिफ्लेक्ट करती है। हर जगह आपको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, हर जगह रैशनलाइज प्रोग्रेसिव बनाने की ज़रूरत है। कम लोग रखें, अच्छे लोग रखें, हायरिंग बेहतर करें, ट्रांसपेरेंसी लाएं प्रोसेसेस में। हमारे यहाँ इस वक्त निज़ाम अदल इंसाफ का बहुत बड़ा मसला ये है कि बहुत गैप्स हैं, रेगुलेटरी गैप्स हैं। जब हम चीज़ों को रेगुलेट नहीं करते तो फिर मुकदमाबाजी होती है। बहुत सी मुकदमाबाजी रुक जाए अगर चीज़ों की रेगुलेशन हो। मसलन आपकी लैंड की रेगुलेशन, बिल्डिंग रेगुलेशन अगर मुनासिब हों, इम्प्लीमेंट हो रही हों, तो फिर उस पर मुकदमाबाजी नहीं होगी। जब बहुत सी मुकदमाबाजी होती है तो अदालतें क्लॉग हो जाती हैं। बहुत सी मुकदमाबाजी सिर्फ जो है वो दुश्मनी या फ्रिवलस मुकदमाबाजी होती है। सो बहुत से मसाइल हैं, ये मतलब एक पूरी दुनिया है, इस पर तो बात की जा सकती है कि हमने मुख्तलिफ दहाइयों में क्या क्या किया, क्या क्या हमने गलतियाँ की और कहाँ पे हम खड़े हैं। बहरहाल ये मतलब मुसलसल हम कोशिश करते रहेंगे। सर आप एक बात कर रहे थे कि बीच में अगर लॉ इस तरह से है तो वो शॉर्टकट्स फिर लोग निकाल लेते हैं उसमें, जी वो कैसे शॉर्टकट्स? देखिए, शॉर्टकट्स इस तरह से निकाल लेते हैं कि मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर कानून में ट्रेडिशनल कानून में एक जगह आपको कोई गुंजाइश दी गई है कि आप अदालत के सामने मज़ीद दस्तावेज़ात पेश करने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं या कोई और नुक्ता उठाने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर तो एक निज़ाम ऐसा चल रहा है कि जज बड़े मजबूत हैं और एक कल्चर है
जिसके अंदर आपको लोगों की बहुत सर्जरिश नहीं करनी पड़ती और वो चीज़ों को वायलेट नहीं करते, तो फिर ये नहीं होगा कि उस दरख्वास्त वाली जो प्रोविज़न है उसको एब्यूज़ करके अब आप 32 दफ़ा केस आगे करवा लें। ठीक है, या तो जज हजरात इसको मना करें और कंसिस्टेंटली मना करें, नहीं तो फिर क्या होता है, लोग चक्कर चलाते हैं, गलत दरखास्तें देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। या फिर आप एक ऐसा निज़ाम लाएं टॉप डाउन जिसमें लिखा हो, जो ये केस फ्लो मैनेजमेंट है, इस नौइयत का केस, हर केस इस अरसे में इतनी पेशियों में भुगताया जाएगा। अगर फिक्स नहीं, कर देंगे। फिक्स कर दें और पहले वकला को बुला लें, कहें आपका इस कैटेगरी में पड़ता है, ये है इसकी मैक्सिमम मियाद, इससे ऊपर गया तो फैसला खिलाफ हो जाएगा आपके। ठीक है, अनलेस कि कोई बहुत एक्सेप्शनल वजह और ऊपर बत्ती जल जाए जो सुपरवाइजिंग जज है कि इस अदालत के अंदर ये चीज़ लागू नहीं हो रही, तो फिर वो जवाबदेह हो। अच्छा, उस जज पे भी चढ़ाई मुश्किल हो जाएगी, वो कहेगा मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं जल्दी कर रहा हूँ या आहिस्ता कर रहा हूँ, ये ऊपर से ऑर्डर आए हैं, शेखुपुरा से लेके नौशेरा तक यही है। ठीक है ना, तो इस तरह का सिस्टम हो, डेटा हो, ऊपर पता चले, कोई इसको चलाने वाला हो। अच्छा, अब ये हो रहा है कि अच्छा फिर ये होता है कई इस तरह की चीज़ें होती हैं कानून में जो दी गई होती हैं, माशरा आगे चले जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो सिर्फ वकला जो है ना उसको मिसयूज़ करने के लिए करते हैं। तो कुछ तो लैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और लैक ऑफ अ सिस्टम का इशू है, कुछ आउटडेटेड प्रोविजंस का इशू है, और फिर उसमें जो मजबूत वकला होते हैं जिनका पॉलिटिकल क्लाउट होता है, जो भी चीज़ होता है, वो फिर चीज़ें फंसा देते हैं। अब तो ये मतलब अनफॉर्चुनेट बात है कि मुझसे अगर कोई कानूनी मशवरा मांगे कि भाई ये मैं मामला अदालतों में ले जाऊं, तो मैं उसको कहता हूं कि अदालतों में अमूमन मामला फंसाने के लिए जाया जाता है, आप आर्बिट्रेशन कर लो। इसी तरह आर्बिट्रेशन और बहुत से तरीके जहां मौजू हैं वहां पे वो होनी चाहिए, ताकि बाकी बाहर की दुनिया में हर चीज़ अदालत में थोड़ी जाती है। एफआईआर का निज़ाम भी देखने की ज़रूरत है कि कब एफआईआर होनी है, नहीं होनी। तो बहुत से तरीके हैं जिनसे आप जो है ना हमारे सिस्टम में बेहतरी ला सकते हो। तरीका मजीद जज नहीं है। आप 12 करोड़ की आबादी में कितने जज और रख लोगे, और जज आपको मुहैया ही नहीं है, वो पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान ही नहीं पास करते, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, चूंकि फिर बात लीगल एजुकेशन पे आ गई। ठीक है ना, सो वो तो फिक्स करनी पड़ेगी, फिर बार के लेवल पे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, फिर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, अब ये है कि जजों की मराहत बहुत है, अपेलेट जुडिशरी की बहुत बढ़ा दी, कोई इतराज़ नहीं, आप बेशक उनको जो तनख्वाह दे रहे हैं दें, लेकिन फिर उसके मुताबिक काम नजर आए। अच्छा सर, आपने फिक्शन पे भी काम जी। किया, और लॉ और फिक्शन, ये तजाद हैं बिल्कुल या नहीं तजाद है? नहीं, नहीं, मैं जैसा कि आपसे पहले कहा कि तजाद नहीं है, दोनों ज़ुबान का खेल है, अच्छा। दोनों इंसान और इंसानी मुआशरे को देखता है, एक उसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है, एक उसको समझने की कोशिश करता है। दोनों के अंदर आपको बहुत सी अच्छी जजमेंट्स में लिटरेचर के रेफरेंसेस मिलेंगे, और बहुत से अच्छे लिटरेचर में कानूनी मसाइल या मुकदमे और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, चूँकि कानून और निज़ाम और इंसाफ इंसानी मुआशरे के बहुत बड़ा हिस्सा हैं। तो जैसा कि मैंने अर्ज़ की कि एक ज़माने में तो जो अच्छे ज्यूरिस्ट थे और जो अच्छे स्कॉलर्स थे वो बहुत वेल रेड भी होते थे, हिस्ट्री में, लिटरेचर में, इवन इकोनॉमिक्स में, और अब भी ऐसे लोग हैं, लेकिन बतदरीज हमारे यहाँ कम होते जा रहे हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से उनका, आप ये देखें ना, अगर मैं जज हूँ या मैं एक वकील हूँ या ख़ास तौर पे प्रोफेसर हूँ, और मैं एक कानून पे किताब लिख रहा हूँ, और उस कानून ने इंसानी ज़िंदगी के किसी हिस्से का अहाता करना है, तो अगर मैंने इंसानी नफ्सियात, इंसानी मुआशरा, इंसानी तारीख़ को क्लोजली देखा है, और जो अदब के थ्रू, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अदब के थ्रू आती हैं, वो नफ्सियात की किताबों या तारीख़ की किताबों से ज़्यादा अदब में ये चीज़ें आती हैं, तो मैं फिर जो कानून तश्कील करूँगा या जो उसकी तशरीह करूँगा या जो उस पर किताब लिखूँगा, या मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ, जो कानून साजी करता है, तो मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा वसअतुल नज़री, उसके अंदर मेरे में वसअतुल नज़री होगी। मुझे हर किसी का पस मंज़र और हर किसी का नुक्ता नज़र समझना होगा। ये नहीं होगा कि मैं अपनी क्लास या अपना नुक्ता नज़र सब, मैं सोचूंगा अच्छा इस पर कोई बच्चा क्या सोचेगा, माइनॉरिटी वाला क्या सोचेगा, खातून क्या सोचेगी, फाइनेंशियल पसमानदा आदमी तो नहीं पिस रहा, चूंकि लॉ इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग इंटरेस्ट्स। इट्स इंसाफ क्या होता है, तवाज़ुन। तो तवाज़ुन तो तभी पैदा होगा ना जब मुझे ये तमाम चीज़ें पता होंगी। ये तमाम चीज़ें मुझे कहाँ से पता चलेंगी, हर चीज़ हर आदमी एक्सपीरियंस तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। किताब वो खूबसूरत चीज़ है जो कि हर किस्म का नुक्ता नज़र, हर खित्ता और हर अहद, कर सकते हो। और हर अहद बिल्कुल आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जितना आप पढ़ते जाते हो, जितना आप गहराई में पढ़ते जाते हो, आपके अंदर टॉलरेंस बढ़ती है, बर्दाश्त बढ़ती है, आपके अंदर एम्पथी या रहमदिली बढ़ती है, होपफुली आपके अंदर शऊर बढ़ता है, और आप फिर चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जामे बात कर सकते हो। तो ये तो दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। सो अच्छा, और बाकी ये कि इंसान तालीम के नुक्ता नज़र से भी और वैसे भी जो किताब है, और ख़ास तौर पे जो अदब है, आला अदब,
आला अदब जो है वो ज़ाहिर है फिर आला आला अक़दार की भी बात करता है, आला तमद्दुन की भी बात करता है। वो इंसान को एक ज़रा ऊंचे लेवल पे लेके जाता है। मुझे नहीं पता, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा, जब मैं कोई बहुत ही आला पाए की चीज़ पढ़ता हूँ, जैसे मैं पिछले दिनों अल्लामा इकबाल की शायरी दोबारा पढ़ रहा था, जिनको हमने बिल्कुल रिड्यूस कर दिया या नेशनल आइडियोलॉजी या रिक्शे के पीछे ये वो, हालांकि वो एक बहुत ही आला पाए के, उनका फ़लसफ़ियाना कलाम जो है मेटाफिज़िकल, जो कि सितारों से आगे की बात करता है और माबाद तबियात की बात करता है और आफाकियत की बात करता है। तो बाकायदा मुझे लगता था कि मैं जैसे खुद महसूस कर रहा हूँ कि मैं, जो दर्जा हमें दिया गया है इंसानियत का, वो एक ऊंचा दर्जा है, ऊंचा सोचने का और ऊंचा करने कि का आप दर्जा है। सिर्फ एक मैटर नहीं है। आपको आपकी स्पिरिट को लिफ्ट करता है, वो आपको बेहतर काम और ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा सोचने की। देखें ना, अगर इंसान हमेशा सतही लेवल पे सोचता रहता तो आज इंसान के बनाए हुए दो सियारचे जो थे वो सोलर सिस्टम को पार करके वॉयजर 1 और वॉयजर 2 तो आगे ना जा पाते ना। हम्म। हम इधर ही लगे रहते अपनी बातों में। तो वो अब अदब को आप बढ़ा देना, सिर्फ फिक्शन नहीं है। मैं तो हर किस्म इल्मी जो साइंसी इलूम पे किताबें हैं, पॉपुलर साइंस की, जो मैं बहुत पढ़ता हूँ। अच्छा, और फिर उसका जो तहजीबी रंग है, आपको ये एहसास भी होता है कि बहुत से लोग आए और चले गए और हम कोई इतने ख़ास भी नहीं है। एक लिहाज से बहुत ख़ास हैं, एक लिहाज से बिल्कुल ख़ास नहीं। तो उससे आपके अंदर होपफुली एक इनकिसारी, एक मॉडेस्टी आनी चाहिए, ठीक है ना, वो भी बड़ी ज़रूरी है। सो मैं उस इस पे तो मतलब जितनी आप बात कर लें कम है। अखलाकियात, ख़यालात, शऊर, तहत शऊर, किस किस चीज़ पे इसका असर नहीं होता। सर तसव्वुफ़ पे मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा कि तसव्वुफ़ को आपने वैसे कैसे जाना? नहीं, मैं तो बिल्कुल ये क्लेम नहीं करूँगा कि मैं तसव्वुफ़ को जान पाया हूँ, लेकिन ज़ाहिर है जो भी आदमी आम रविश से हटके थोड़ा वक्त सोचने, समझने और पढ़ने में गुजारता है, तो वो बहुत से सवाल पूछता है जिसका जवाब मज़हब में कुछ दिए जाते हैं, साइंस में कुछ और हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि बहरहाल हमारे लिए अभी भी एक भेद हैं, मिस्ट्री हैं, ठीक है ना। फ़ेथ को अगर अभी हम साइड पे कर लें, तो मैं उसके लिए साइंस भी पढ़ता हूँ, मैं मज़ाहिब का भी मुतालिया करता हूँ, मैं तसव्वुफ़ की शायरी भी पढ़ता हूँ, ठीक है ना। बट मैं हरगिज़ ये नहीं क्लेम कर रहा कि मैं कोई इसका स्कॉलर हूँ या कुछ है। लेकिन देखिए, एक चीज़ का तो आपको एहसास हो ही जाता है जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है कि एक इंसान का की रूह है और एक इंसान का एक अजीबो गरीब एक ये पहेली और है कि किस तरह से आया, कहाँ से आया, ये कायनात कहाँ है, कहाँ जाएगा। तो आप चाहे अपने ज़हनी सुकून के लिए या चाहे इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी के लिए इन चीज़ों पे सोचते तो हो। अब जिन लोगों के ऊपर तसव्वुफ़ मुनकशिफ हुआ या जिनका ये एक्सपीरियंस हुआ, वो हम मेरे पे तो नहीं हुआ, लेकिन उन पे हुआ तो उन्होंने कुछ बहुत कमाल की चीज़ें की हैं। अब वो कमाल की चीज़ें नज़रअंदाज नहीं हो सकती उनके कलाम में, उनकी गुफ्तगू में, तो ज़ाहिर है बंदा उसकी तरफ। तो मैं तो उस किस्म का आदमी हूँ जो कि रूहानियत के बारे में भी सोचता है, जानता कम है, और साइंस के बारे में भी सोचता हूँ। वो भी वो उसका एक अपना ताल्लुक है। आजकल कौन सी बुक लिख रहे हैं सर? किस चीज़ पे लिख नहीं, रहे हैं? मैंने अभी चूंकि एक किताब ख़त्म की है तो मैं थोड़ा सा सांस ले रहा हूँ। आजकल तो अच्छा। कुछ कानून और पॉलिसियाँ लिख रहा हूँ। मैंने एक नावल लिखा है जो इस दफ़ा उर्दू में है और जो इंशाल्लाह अगले महीने छप जाएगा। मैं किसी किताब की जो एक जमालियाती जो उसका रुख होता है, मुझे उसमें भी दिलचस्पी बहुत है, चूँकि मुझे आर्ट में दिलचस्पी है। तो आजकल उसका कवर, उसके अंदर का डिज़ाइन, अंदर का आर्ट, उस पे मैं अपने पब्लिशर के साथ गपशप लगा रहा हूँ, चूँकि मेरे लिए वो मैटर करता है, विजुअल और वर्बल का ताल्लुक। तो वो जो किताब है वो इस दफ़ा ज़रा नॉस्टैल्जिया है, उसमें बहुत सा लाहौर है, उसमें ये भी है कि शहर किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता मरते चले जाते हैं अगर आप उनका ख्याल ना करें। अगर आप तालीमी मेयार का ख्याल ना करें, अगर आप इंसाफ ना दें, अगर आप ये जो माहौलियाती आलूदगी जो हम सबको मुतासर कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि शहर इससे पहले भी तबाह नहीं हुए, अगर हम नहीं सोचेंगे तो होंगे, लेकिन उसमें कुछ होप भी है। फिर उसके अंदर चूँकि मैं उर्दू में लिख रहा था तो मैंने उर्दू की शायरी का इस्तेमाल भी किया जिसने मुझे इंस्पायर किया। तो ये पर्टिकुलर किताब जो है, इसमें और दूसरों के अलावा मजीद अमजद की जो शायरी है, जो बहुत फ़लसफ़ियाना भी है और बहुत मुतासर कुन है, उसका बड़ा असर है। तो ये अब किताब इंशाल्लाह जब मंज़र आम पे आ जाएगी तो मुझे इरादा है कि मेरा इरादा है कि यही किताब मैं फिर तर्जुमा नहीं करूँगा, दोबारा से असर नौ सोच के अंग्रेज़ी में लिखूँगा। अच्छा। मज़ामीन आ गए हैं, उसके वाक़यात और ख़यालात आ गए हैं। चूँकि अंग्रेज़ी में लिखने का जो प्रोसेस है और तरीक़ाकार मैंने जो डिस्कवर किया, वो बिल्कुल आप डिफरेंट तरीके से सोचते हैं ज़ुबान को और लिखते हैं। मेरा मुतालिया भी उन दिनों में तब्दील हो जाता है कि मैं क्या किताबें पढ़ रहा हूँ। तो ये मेरा टारगेट है। नावल ज़रा देर से लिखा जाता है, जब आपके दिल से निकले तो लिखा। तो मुझे 3-4 साल लगे दोबारा मूड बनाने में, और ये मैंने कोई 8-9 महीने में लिखा और इसने मेरा जूस निकाल दिया है। लेकिन अब ये है कि जब किताब आ जाती है तो देन इट टेक्स ऑन अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। और मेरे लिए जो फ़िक्शन लिखने का सबसे, जो मेरे लिए एक तो अपना सेल्फ एक्सप्रेशन होता है ये वो,
वो ये था कि इन किताबों के थ्रू अंग्रेज़ी और उर्दू मेरी इतने लोगों से वाक़फ़ियत हुई, राब्ता हुआ, पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी, यंगर लोग, हर ख़ित्ते से, जिनसे मुझे अंदाज़ा हुआ कि अभी भी बहुत से रीडर्स हैं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले रीडर हैं, मोहब्बत करने वाले रीडर हैं। तो मुझे तो एक तो वो राब्ता, दूसरा उसके तोफ़ैल, पहले मैं अगर सिर्फ कानूनी और पॉलिसी हलकों में जाता था, तो अब मैं अदबी हलकों में भी हो गया। तो बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटी मुझे बुलाते रहते हैं कि आके मैं बच्चों से अदब पे, तारीख़ पे, कानून पे बात करूं, जो बड़ा अच्छा मौका होता है कि आप उन लोगों से चार अच्छी बातें करो, ताकि वो किताब की तरफ और मज़ीद इल्म की तरफ उनकी तरवीज हो। तो मेरा तो करने का ये मकसद है, चूँकि आप समझ ही सकते हैं किताब में कोई पैसे तो ख़ास मिलते नहीं हैं, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि किताब और किताब लिखने वाले की कदर नहीं है, मुझे तो मिली है, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यही नहीं, बल्कि जो सीनियर राइटर हैं उर्दू के बहुत से, ख़ास तौर पे उनका ज़िक्र करूँगा, उन्होंने बहुत हौसला अफजाई की, बड़ी मोहब्बत से की, पिछली किताब को भी पढ़ा लिखा उसके बारे में। अब भी अभी मोहम्मद सलीम-उर-रहमान साहब हैं, बहुत हमारे एक, बल्कि आप उनसे ज़रूर मिलिए, उस पे मैं आपसे थोड़ी बात करूँगा। वो एक हमारे इस वक्त जो लिविंग माशाल्लाह स्कॉलर्स हैं ऑफ लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन, बायलिंगुअल, हर किस्म की किताब का तर्जुमा, जो अकाबरीन में से उनमें से हैं। और फिर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, जो कि बहरहाल हमारे बहुत एक पॉपुलर लिखने वाले हैं और वो कुछ बहुत अच्छे नावल लिखे हैं, जिसकी वजह से मेरा उनसे रब्ता हुआ, और जो सलीम-उर-रहमान साहब को एक उस्ताद मानते हैं। तो इन दोनों बुज़ुर्ग हस्तियों ने, हालांकि देखें उनके पास वक्त की भी कमी थी, ये वो जब मैंने, और मेरा उनसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन चूँकि पिछली किताब उनको पसंद आई, तो जब ये लेके गया तो उन्होंने हौसला अफजाई भी की, उस पर कुछ लिखने का वादा भी किया, उसको पढ़ा भी, और कुछ अच्छी उसमें मशवरे भी दिए। तो मेरा ख्याल में संजीदगी से कोई काम करे तो ऐसा नहीं है कि कोई आपकी हौसला अफजाई करने वाले लोग मौजूद नहीं हैं। अगर आपका ध्यान लिखने पे है और उस किताब पे और उस पे है, शोहरत पे या उन चीज़ों पे, या कितने लोग मुझे पहचानते हैं, उस पे नहीं है, आप अपनी दुनिया में मगन है, तो ऐसा नहीं है कि लोग पजीराई नहीं करते। आजकल कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? यार आजकल मैं एक किताब अभी मैंने ख़रीदी है, चेजिंग द मॉनसून्स। अभी मैं 8-10 किताबें इस्लामाबाद से लेके आया हूँ जब भी मैं जाता हूँ। एक तो मैं वो पढ़ रहा हूँ, जो एक ट्रैवलॉग है कि एक अंग्रेज़ राइटर ने, मॉनसून चूँकि आजकल आई हुई है, तो मॉनसून उसने कन्याकुमारी से जहाँ हिंदुस्तान में आ रही थी, वहाँ से जैसे जैसे मॉनसून जा रही है वो उसका पीछा कर रहा है। तो बड़ी अच्छा। खूबसूरत किताब है। दूसरा मैं मिखाइल शोलोखोव, एक बड़ा अजीम रूसी नावल निगार गुजरा है, और क्वाइट फ्लोज द डॉन उसका एक ज़ख़ीम नावल है, जो कि एक इंतहाई खूबसूरत नावल है, और इस पर उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। वो मैं पढ़ रहा हूँ, और मैं तो चूँकि इन किताबों को बाकायदा पेंसिल हाथ में लेके बतौर लिखाई पढ़ता हूँ, सीखता हूँ जुमला कैसे लिखा जाता है, उससे बहुत कुछ वो आपको उसका पता चलता है। उसके अलावा भी दो चार किताबें, बैक वक्त को 4-5-6 किताबें पढ़ रहा होता हूँ, चूँकि मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ किताबें जो हैं, द हीरो ऑफ आवर टाइम्स एक रशियन और नावल है जो बड़ा मशहूर है, इसका बहुत से लोगों के ऊपर असर हुआ, जो बाद में आने वाले राइटर्स थे। और मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं तमस, एक हिंदी का नावल है जो कि भीष्म सानी ने लिखा, जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे, और बलराज सानी जो हिंदुस्तान के बड़े मशहूर एक्टर थे, उनके वो भाई थे, और ये पिंडी के नौजवान थे, और इन्होंने बड़ा नाम कमाया इल्म अदब में और फिल्म में। और ये गालिबन मुझे याद पड़ता है, आई कुड बी रॉन्ग, आज से बहुत साल पहले 125वीं एनिवर्सरी थी गवर्नमेंट कॉलेज की, उस पर आए भी थे, और मैं अच्छा। बहुत यंग था और मेरी इनसे मुलाकात भी हुई थी। तो ये नावल जो है ये पार्टीशन के बारे में है, और हिंदी का बड़ा अच्छा नावल है, जिसका फिर उर्दू में तर्जुमा हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ उर्दू पढ़ता रहूँ, कुछ अंग्रेज़ी, कुछ शायरी और कुछ प्रोज़, और कुछ फ़िक्शन और कुछ नॉन फिक्शन। और नॉन फिक्शन में मैं पिछले दिनों साइंस पे ज़्यादा पढ़ता रहा हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा तारीख़ पढ़ता हूँ। जो चीज़ मैं कम पढ़ता हूँ वो हालात हाज़िर हैं, चूँकि वो पता चल ही जाते हैं, और वो हालात वैसे ही बुरे हैं, और मुझे को बहुत दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मेरा जो ज़्यादा इंटरेस्ट है वो ट्रैवलॉग्स में, फ़िक्शन में, हर किस्म की फ़िक्शन में, और पोइट्री में, हिस्ट्री में, कभी कभार फ़लसफ़ा और साइंस। और मूवीज़ में, मूवीज़ देखते रहते हैं? बिल्कुल देखता हूँ मैं मूवीज़, और मूवीज़ में भी मेरा जो पैलेट है और मौसीकी में वो काफ़ी वसी है। मेरे बच्चे मुझे बहुत सी अच्छी फ़िल्में बताते रहते हैं, चूँकि वो ज़्यादा इससे मुतारिफ़ है। मैं हर ईरा का म्यूज़िक सुनता हूँ। तो एक तो मैं आजकल अपने बच्चों के साथ ऑड्रे हेपबर्न की पुरानी फ़िल्में सारी देख रहा हूँ, चूँकि मुझे वो बहुत पसंद है। एक एन विद एन ई सीरियल चल रही है,
एन ऑफ ग्रीन गेबल्स पे बेस नेटफ्लिक्स पे, वो बहुत अच्छी है। मैं पुरानी हिंदुस्तानी फिल्में मुझे बहुत पसंद है, म्यूज़िक भी बहुत पसंद है, दिलीप कुमार की फिल्में ख़ास तौर पे। लेकिन मुझे कंटेम्प्रेरी सिनेमा भी बहुत पसंद है, इरानियन फिल्म्स हैं, लैटिन अमेरिकन फिल्म्स हैं। ज़्यादातर अच्छा अदब, अच्छी मौसीकी और अच्छी जो फिल्में हैं ना, वो अब नेसेसरली अमेरिका से नहीं आ रही या इंग्लिस्तान से नहीं आ रही, वो और मुल्कों से आ रही हैं। और अगर कोई अच्छी पाकिस्तानी फिल्म आए तो मैं बहुत शौक से देखता हूँ, चूँकि वैसे भी इनकरेज करना चाहिए। इंडिया से कुछ बहुत अच्छी फिल्में हर साल जो ज़रा लो बजट या डिफरेंट किस्म की मूवीज़ होती हैं, वो मैं देखता हूँ बिल्कुल। बिकॉज देखें, एज अ राइटर आपको स्टिमुलाई चाहिए होते हैं, आपको इंस्पिरेशन चाहिए होती है। वो आम जिंदगी से भी आ सकती है, वो मौसम से आती है, मौसीकी से आती है, आर्ट से आती है। और बिल्कुल फिल्म एक ऐसा जॉनरा है जिससे आती है, तो हमें तो इंस्पिरेशन की तलाश होती है। तो कहीं भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन अगर खूबसूरत होगा, उसको फिर हम लोग ज़्यादा गहराई में महसूस करते हैं। शुरू से ही पढ़ने का शौक था या बाद में नहीं डेवलप नहीं, हुआ? बिल्कुल शुरू से था। और उसमें मेरा ख्याल में वालिदैन का बहुत रोल होता है। मेरे घर में पढ़ने लिखने का माहौल था, किताबों को इनक्रेज किया जाता था, सिलेबस के बाहर की। वालदा वालिद दोनों, और ख़ास तौर पर मेरे नानके में बहुत रिवाज था लिटरेचर पढ़ने का। उस ज़माने में रूसी अदब उर्दू में ट्रांसलेट होकर आता था, डाइजेस्टों में तर्जुमे भी थे, और अंग्रेज़ी खुद भी। अभी भी मैं अपनी खालाओं के साथ, मामू के साथ, वालदा के साथ इकट्ठा होते हैं, हमारी गुफ्तगू अदब पे होती है, और उनको ज़ुबानी याद हैं शलोखौफ की फ़लानी कहानी के तर्जुमे का फ़लाना जुमला। तो मैंने फिर अपने बच्चों को वही माहौल दिया। मेरे घर में अगर आप दूसरे कमरों में चले जाएं तो किताबें ही हैं, यही शौक़ है। और उससे ये है कि फिर किसी और चीज़ की ख़ास ज़रूरत नहीं रहती। सवाए फ़िल्म देखने के मैं टीवी नहीं देखता, शादियां मैं अटेंड नहीं करता, मैं सोशलाइज भी नहीं करता। ट्रैवल करता हूँ, ट्रैवल का मुझे शौक़ है। तो वो लोग कहते हैं ना, वक्त कहाँ से निकलता है? वक्त निकल आता है, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो काम के अलावा और ख़ानदान के अलावा जो भी मेरा वक्त है, उसमें मैं यही बस कुछ कुछ ज़्यादातर पढ़ता रहता हूँ, चूँकि उसका मज़ा भी ज़्यादा है। ट्रैवल और करते रहते बहरहाल वो उन किताबों से तो बेहतर है जो मैं लिख रहा हूँ। सो चूँकि जब आप अच्छा अदब पढ़ लेते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि लिखना कितना मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल आई थिंक अगर आपको शौक़ है सेल्फ एक्सप्रेशन का, तो फिर आप कुछ ना कुछ करते हैं आर्टिस्टिकली। हैं। थैंक यू सर, थैंक यू माय सो मच प्लेजर, फॉर योर टाइम। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ऑल ऑफ यू।